हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार के पीसीएसजी एग्ज़ाम में अब कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन हाँ, वक्त इतना कम भी नहीं है कि आप रिवीजन कर सकें और वक्त इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप कोई नई प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकें। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पिछले लगभग एक सप्ताह से टारगेट फॉर आईक्यू पे एक रैपिड रिवीजन बैच चल रहा है, जहाँ पे आपके 18 के 18 सब्जेक्ट जो आपके बिहार पीसीएसजी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उनको लेकर चर्चा की जा रही है। और जो चर्चा हो रही है उसके अंदर हर वो महत्वपूर्ण पहलू जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, सिर्फ और सिर्फ उसी को लेकर एक डिस्कशन किया जाता है, ताकि जाते जाते आप लोगों का एक क्विक रिवीजन करवाया जा सके और वो चीज़ें आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाएं कुछ हद तक के लिए। और इसी के रिगार्डिंग आपके साथ मैं रवि झा समय समय पे कुछ एमसीक्यूज़ को लेकर भी चर्चा करता हूं। और अभी हाल ही में आपके साथ सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का डिस्कस किया था, जहां पे आपके साथ 1 से लेके 48 प्रश्नों के बारे में चर्चा किया गया। और आज के इस सेकंड पार्ट के अंदर मैं रवि झा आपके साथ क्वेश्चन नंबर 49 से ऑनवर्ड्स हम लोग चलेंगे और देखते हैं कि एसआरए के अंदर वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहां से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं या जहां से सवालों के पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ये जो आपका सवाल नंबर 1 से लेकर 48 तक का जो पार्ट था वो तो हम लोगों ने कवर कर लिया और वो वीडियो शायद आप लोगों ने गो थ्रू भी किया होगा। अब आइए देखते हैं कि सवाल नंबर 49 से ऑनवर्ड्स कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो आपका सवाल नंबर 49 है, ये बात करता है कि सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ द एसआरए आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है। तो आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट आपका पूर्ण रूप से गलत है। उसके बाद यहाँ पर एक केस आपका निकल कर आ रहा है, दैट इज इन द सवाल नंबर ऑफ 50 कि इन राम गौड़ा केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पोजीशन कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट द रिकोर्स ऑफ लॉ। और आमतौर पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेटल्ड की, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 51 पे कि आपका जो प्रोमिसरी टाइटल होता है आखिर वो होता क्या है, तो इसका जवाब है इज गुड अगेंस्ट ऑल बट द राइटफुल ओनर। यानी कि आमतौर पे ये राइटफुल ओनर के लिए ही इसकी चीज़ को हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन हाँ, उसको छोड़ के बाकी सबके क्या है, ये विरुद्ध है। उसके बाद एक सवाल आपके सामने आता है कि व्हेन द फैक्ट्स डिस्क्लोज नो टाइटल इन आइदर पार्टी अलोन इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर हम यही नहीं साबित कर पा रहे हैं कि आखिर किस व्यक्ति के पास उसका बेहतर टाइटल है, तो आमतौर पर हम ये देखते हैं कि पोजीशन किसके पास था, और जिस व्यक्ति के पास पोजीशन होगा फिलहाल के लिए तो हम उसे ही ये मानकर चलते हैं। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 53 को देखते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि सेटल्ड पोजीशन आपका क्या होता है। तो आमतौर पे ये आपका इफेक्टिव होता है, ये आपका अनडिस्टर्ब होता है, और आमतौर पे ये आपका ओनर के नॉलेज में भी होता है। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 54 पर आते हैं तो ये बात करता है अ सूट अंडर सेक्शन 6 of the act is often called a summary suit as the inquiry in the suit under section 6 is the confined to finding out the position and the disposition within a period of। अब सवाल यहाँ पे ये है कि वो पीरियड के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है और वो पीरियड होगा आपका 6 मंथ का। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 55 पर आते हैं तो ये बात करता है कि द रेमेडी ऑफ अ पर्सन अनसक्सेसफुल इन अ सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट इज टू फाइल। अब सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जिस रेमेडी की बात की जा रही है और जिस चीज़ को लेकर आपसे इंक्वायरी की जा रही है उसका जवाब आपसे सेक्शन 6 में मांगा गया है, अ रेगुलर सूट एस्टैब्लिशिंग हिज टाइटल टू द सूट प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर हम लोग देखें इन अ सूट अंडर सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट द प्लेंटिफ कैन बी डिफीटेड एंड इफ द डिफेंडेंट प्रूव्स हिज सुपीरियर टाइटल टू द लैंड। तो आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है सेक्शन 5 के अंतर्गत, और यही रीज़न है कि 5 और 6 को आपको एक्सक्लूसिव किया गया है। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 57 पर आते हैं तो ये बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और द करेक्ट। अब यहाँ पर जितने भी सवाल आपको दिए गए हैं उनमें से क्या सही है और क्या गलत है, तो आइए एक एक करके उन सभी को देख लेते हैं। अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ लैंड कैन डिफेंड हिज पोजीशन इवन बाय यूजिंग फोर्स, सही है। एवरी पर्सन अदर देन द पोजीशन इज अ ट्रेसपासर, बिल्कुल सही है।
इवन द राइटफुल ओनर में ओनली रिकवर इट बाय टेकिंग द रिकोर्स टू लॉ, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर तीनों विकल्प आपको सही देखने को ही मिलते हैं। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं 58 की, तो ये बात करता है एक्स फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट दिल्ली गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6 अगेंस्ट द इलीगल डिस्पोजिशन। क्या ये सूट आपका मेंटेनेबल होगा या नॉन मेंटेनेबल है, या क्या 6 मंथ के अंदर फाइल किया जाएगा तो क्या मेंटेनेबल होगा? तो आमतौर पे यहाँ पे टेन्योर को लेके तो आप चर्चा भूल ही जाइए। आपको सिर्फ ये समझना है कि आप सेक्शन 6 के अंदर सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, ये आपका नॉन मेंटेनेबल है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं अ सूट अंडर सेक्शन 6 इज अ पोजेसिव सूट वेयर एंड द स्टैट्यूट्स द पार्टीज इज, तो आमतौर पे ये चीज़ें आपको इररिलेवेंट देखने को मिलती है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ टाइटल आर टू बी डिसाइडेड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बट द पीसफुल पोजेशन इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ ट्रेसपासर अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट विदाउट रिगार्ड टू द क्वेश्चंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पोजेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज। तो आमतौर पर ये क्या कहने की कोशिश आपसे कर रहा है? तो आमतौर पे अगर हम इसके विकल्पों को देखते हैं तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ आपके साथ कही गई है सेक्शन 6 को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, और यहाँ पे सही और गलत को लेकर ही सवाल पूछा गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट वेयर अ पर्सन इज इन सेटल्ड पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इवन ऑन द अजम्पशन दैट ही हैड नो राइट टू रिमेन ऑन द प्रॉपर्टी he cannot be dispossessed by the owner of the property except by recourse of law। और ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है लालू यशवंत सिंह वर्सेस राव जगदीश सिंह वाले केस में। उसके बाद यहाँ पर आपसे एक कथन और एक उसके एक्सप्लेनेशन को लेकर बात की गई है, जहाँ पर आपका कथन है कि अंडर द इंडियन लॉ द पोजीशन ऑफ अ टेनेंट हु हैज सीज्ड टू बी अ टेनेंट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। सही है। Although he may not have a right to continue in possession after the termination of the tenancy, his possession is a judicial and that possession protected by the statute। और आमतौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये दोनों कथन सही है, लेकिन हाँ जो रीज़न है ना वो एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन कुछ और होता तो शायद बेहतर होता, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इफ़ द प्रॉपर्टी इज जॉइंटली पोजेस्ड इन अ सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द SRA, तो आमतौर पर ये क्या कहता है? ये बात करता है आपके मेंटेनेंसी को लेते हुए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हेन अ टेनेंट इज डिस्पोजेस्ड बाय अ स्ट्रेंजर और इवन बाय द लैंडलॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल टू हिम, तो आमतौर पे उसके पास कौन से विकल्प अवेलेबल होते हैं? तो अगर आप उन विकल्पों को देखेंगी तो यहाँ पर एक विकल्प आपको देखने को मिलता है कि ही कैन स्यू बाय इन्वोकिंग सेक्शन 6, बिल्कुल सही है। ही कैन स्यू फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, ये भी बिल्कुल सही है। ही कैन स्यू ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज टाइटल एज अ लीजी, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो या तो अगर ऑल ऑफ द एबव होगा तो ऑल ऑफ द एबव, और अगर एनी ऑफ द एबव होगा तो इनमें से तीनों जवाब सही हैं। हालांकि इनमें से कोई भी जवाब आप टिक करेंगे तो उसका जवाब सही ही माना जाएगा, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका डी विकल्प कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सवाल आपका पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ डिस्पोजिशन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। तो अ टेनेंट होल्डिंग ऑन टू प्रॉपर्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेनेंसी वाज फोर्सफुली डिस्पोज्ड। तो आमतौर पे अगर आपका टेन्योर पूरा हो गया है तो आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद अगर आपको फोर्सफुली डिस्पोज किया जाता है तो वो आपका एक इंस्टेंट डिस्पोजिशन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ कंसीडर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। उसके लिए भी आपको लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट क्लेम द डिफेंस कि नहीं सर उसका टेन्योर पूरा हो चुका था, वो खाली नहीं कर रहा था, डिस्पाइट ऑफ दैट मैंने उसको क्या किया, फोर्सफुली डिस्पोज किया, बिकॉज यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हेन एन ऑक्शन परचेजर gets a sale certificate in his favor and also the delivery of the possession through court, can he be considered as a trespasser? तो आमतौर पे बिल्कुल नहीं। उसके बाद अगला सवाल है कि can a mortgager forcefully disposes the mortgagee if the mortgage was obtained by fraud? तो आमतौर पे जब इस सवाल को हम देखते हैं तो इसका भी जवाब बिल्कुल आपका नहीं होगा। आमतौर पे फोर्सफुली तो डिस्पोजेस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यू विल हैव टू फॉलो द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। उसके बाद जब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं कि कैन मेसने प्रॉफिट बी क्लेम्ड एज अ कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ इन एवरी सूट फॉर द पोजीशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द SRA। आमतौर पे ये बात करता है कि नहीं, मेसने प्रॉफिट को भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं फिलहाल इस एक्ट के अंतर्गत। उसके बाद अगला सवाल है आपका
डज द डिक्री अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑपरेट एज अ रेस जुडिकेटर ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ? क्या ये आपका रेस जुडिकेटर की तरह काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं काम करेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि मेयर पोजिशनर टाइटल इज गुड इनफ टू मेंटेन एन एक्शन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और ये आपका किस केस में हेल्ड किया गया था? तो ये केस था आपका सोमनाथ वर्सेस राजू, AIR 1970, सुप्रीम कोर्ट 846 में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये आपका किस में डील किया गया है? तो ये आपका डील किया गया है सेक्शन 7 के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अ ट्रस्टी मे स्यू अंडर सेक्शन 7 ऑफ द SRA फॉर द पोजेशन ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर हुम ही इज अ ट्रस्टी इज इंटाइटल्ड द स्टेटमेंट इज, तो आमतौर पे वो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही कहलाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि वेयर द पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम्ड हैज़ बीन wrongfully transferred from the plaintiff may recover it, वो प्लेंटिफ उसको कैसे रिकवर कर सकता है? तो उसके लिए प्रावधान आपको सेक्शन 8 में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 74 पर आते हैं तो ये बात करता है अ प्लेज सर्टेन ज्वेल्स विद वी ऑन अ कंप्लेंट बाय सी द पुलिस सीज द ज्वेल्स एंड डिपॉजिटेड देम इन द कोर्ट, कैन दे रिकवर द ज्वेल्स बाय द फाइलिंग अ सूट अंडर सेक्शन 7 ऑफ द SRA? क्या वो ऐसा सूट कोई फाइल कर सकते हैं जहाँ पे उनको ज्वेलरी मिल जाए? तो सवाल है बिल्कुल भी नहीं। लेट द कोर्ट विल हैव टू डिसाइड एंड देयर आर दी अदर प्रोविजंस इन विच द SRA वुड अप्लाई, नॉट बट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शंस। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि कैन अ बैंक राइट टू सीज हाइपोथेकेटेड गुड्स फ्रॉम लोनी इन अ डिफॉल्ट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट्स बी नलिफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ इंजेक्शंस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द SRA? तो ये किस बारे में बात करता है? तो ये बात करता है आपके बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी विचार फिलहाल बैंक का हो ही नहीं सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज लीडिंग केस इन रिकवरी ऑफ अ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये आपका ऑलिवर वर्सेस ऑलिवर और डोनाल्ड वर्सेस सकलिंग, ये दो केस हैं जो आमतौर पे आपके रिकवरी की बात करते हैं, चाहे वो आपका स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक केस में हो। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 77 को, तो ये बात करता है इज द रेलवे एज अ बिल ऑफ गुड्स इंटाइटल्ड टू रिकवर गुड्स फ्रॉम अ पर्सन who takes them from its possession who is not the actual owner? तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द SRA, तो वो कौन सी चीज़ है जो SRA के अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आती है? तो शेयर सर्टिफिकेट आता है, डेड बॉडी आती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है, तो इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आमतौर पर यहाँ पे शामिल हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द SRA द गुड्स मस्ट बी, अब वो गुड्स कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए विदाउट अल्ट्रेशन, बिल्कुल सही। कैपेबल ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डिलीवरी, बिल्कुल सही। इन ओरिजिनल फॉर्म, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द SRA डील्स विद द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज अ ओनर टू डिलीवर द पर्सन इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन, तो ये आपके किस बारे में बात करता है? तो ये बात करता है सेक्शन 8 को लेते हुए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 81, माफ कीजिएगा सेक्शन 81 नहीं बल्कि सवाल 81 है, जिसके अंदर सेक्शन 8 ऑफ द SRA कैन बी इन्वोक, तो ये किस बारे में बात करता है? तो ये आपका बात करता है व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट और द ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ, ये भी सही है। When compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the actual thing claimed, ये भी सही है। When it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चारों जवाब आपके बिल्कुल सही हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज अ लीडिंग केस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द SRA, तो ये आपका फ्लेके वर्सेस ग्रे एंड वुड वर्सेस रोल्सफीफ, ये दोनों सवाल आपके बिल्कुल सही हैं या केस लॉस। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 83 पर आते हैं तो ये बात करता है अ सूट अंडर सेक्शन 6 कैन बी ब्रॉट बाय, तो यहाँ पे जो सूट ब्रॉट किया जाता है अब वो टेनेंट के द्वारा किया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द होल्डिंग ओवर। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 84 पर आते हैं तो ये बात करता है कि इन अ सूट अंडर सेक्शन 6, ये किस बारे में आपका बात करता है? तो ना तो ये प्लेंटिफ के टाइटल को लेकर बात करता है, ना डिस्पोजिशन को लेकर बात करता है, और ना ही डिफेंडेंट के अलाउ को लेकर बात करता है। तो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 8 इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट, तो सभी के अंदर ये कॉम्पिटेंट है लेकिन अगेंस्ट अ पर्सन
हु इज़ द ओनर ऑफ द आर्टिकल क्लेम्ड, इसके अंदर ये कॉम्पिटेंट बिल्कुल भी आपका नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 86 पर आते हैं तो ये पूछता है कि टू मेंटेन सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द SRA द पोजीशन मस्ट बी, पोजीशन आपका क्या होना चाहिए, तो एक्चुअल जुडिशियल पोजीशन की बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद अगर हम लोग 87 को लेकर बात करते हैं तो ये बात करता है कि मेयर पोजीशन ऑफ टाइटल इज इनफ टू मेंटेन एन एक्शन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द SRA। इसमें आई डोंट थिंक सो कि हमें आपको कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 5 सिर्फ और सिर्फ पोजीशन की बात कर रहा है। द पर्सन टू हुम द पोजीशन इज हैव, that person is a better title in case of default if no one is able to prove his better or her better title before the competent court। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 88 पर आते हैं तो ये बात करता है कि an obligation annexed to the ownership of a property and arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by him for the benefit of the other or of another and the owner is called। तो आमतौर पर ये क्या कहलाता है, तो ये आप तौर पर आपका ट्रस्ट कहलाता है। उसके बाद अगर हम लोग 89 की बात करते हैं तो 89 में आपको ये देखने को मिलता है कि रिकवरी ऑफ SRA प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शंस, तो ये आमतौर पर आपको देखने को मिलता है सेक्शन 5 और 6 दोनों के ही अंदर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ ए स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाई, तो आमतौर पे उसका जो मैनर होता है उस प्रॉपर्टी को लेने का, वो वही मैनर होता है आमतौर पे जो आपको देखने को मिलता है किसके तहत, वो आपको देखने को मिलता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत, यानी कि CPC के तहत। उसके बाद जब हम 91 की बात करते हैं अ सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड अंडर, तो आमतौर पे इसको रेमेडी कहाँ मिलेगी, सेक्शन 6 के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि नो सूट अंडर सेक्शन 6 शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ देयर डिस्पोजिशन, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्पोजिशन, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या आपके 2 या 3 दोनों। तो आमतौर पे यहाँ पे अगर आप देखती हैं तो जो विकल्प आपका दूसरा और आपका तीसरा है, यानी कि 6 मंथ और अगेंस्ट द गवर्नमेंट दोनों में ही आप ब्रॉड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ के अंदर ही आपको ब्रॉड करना ज़रूरी होता है। और ऊपर एक हम लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट वाला सवाल पढ़ा था पार्ट 1 में, तो वहाँ पे भी इसी बात का जिक्र किया गया था। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि एनी पर्सन अग्रीव्ड बाई एन ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 6 कैन बी गो इन रिवीजन बाय द हाई कोर्ट, ये जवाब बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 6 का क्लॉज 4 जो आपका सेविंग क्लॉज है किस बारे में बात करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 6 के बारे में बात करेगा और किसी के बारे में बात ही बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 क्या ग्रांट करता है, तो आमतौर पे ये आपका ग्रांट करता है क्या, ये आपका ग्रांट करता है एक तरीके से 95 के अंदर आपका प्रिवेंटिव रिलीफ और आपका स्पेसिफिक रिलीफ दोनों के ही बारे में। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये आपका क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, या आपका दोनों है, तो ये पर्टिकुलरली आपका एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसके अगले सवाल पर आते हैं तो ये बात करता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 6 ऑफ SRA इज, ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, तो टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम टेकिंग लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, ये भी सही है, एंड टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस, ये भी बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 98 पर आते हैं तो ये बात करता है अ ट्रस्टी में स्यू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर हुम ही इज ट्रस्टी इज इंटाइटल्ड प्रोवाइडेड अंडर, ये आपका किसके अंदर बात की गई है, तो ये बात की गई है सेक्शन 7 के एक्सप्लेनेशन 1 के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपका स्पेशल और टेम्पररी राइट्स की बात की जाती है, इसका जिक्र आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये जिक्र आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 7 के एक्सप्लेनेशन 2 के अंतर्गत। और उसके बाद जब हम लोग आखिरी सवाल पर आते हैं कि सेक्शन 8 अप्लाइज ऑन विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो ये आपके SRA के जितने भी लगभग महत्वपूर्ण MCQs थे उनको लेकर चर्चा की जा चुकी है। एक बार इनको जाते जाते ज़रूर देख लीजिएगा, और जब कभी भी आप किसी भी MCQ को सॉल्व करें तो कम से कम आप क्या करिएगा, कुछ नहीं तो उसके एग्जैक्ट आंसर को उसके बैरक से ढूंढने की कोशिश करिए। इससे 2 चीज़ें होती हैं, पहली कि एक तो MCQ के आंसर को लेकर आपको कन्फर्मिटी मिल जाती है, और दूसरी बात उससे लगे हुए जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो भी आपके बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।
अपना प्यार और सपोर्ट टारगेट फॉर IQ को दे।